हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 17 सितंबर 2021 के। आपके 2-3 दिन के करंट अफेयर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आज ही कोशिश करेंगे कि उसको अपलोड कर दिया जाए या फिर कल तक तो वो अपलोड हो ही जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि आज ही वो अपलोड हो जाए। तो आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो आज की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, नाम है करियर्स क्लाउड, और लॉगिन करें ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसमें आपके 90 to 95% वो करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम दे लो, उसमें आपको ये करंट अफेयर मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर आपको किस तरह से मिलेगा? डेली सेक्शन मिलेगा, 3 सेक्शंस होंगे उसमें, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा क्विज, जो कि हर रोज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा, फिर से आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे वीकली बेसिस पे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज होगा, जो आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर होगा, 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ। इट मीन्स 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज कर सको। और आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह के टॉपिक्स की पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हो वो आपको एक ही पीडीएफ से मिल जाए। और अगर आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, एक तो डिटेल, दूसरा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और तीसरा क्विज। वो सिर्फ होगा बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, लेकिन जो क्विज होगा वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे, लेकिन मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का, अगर वो आप एक ही पीडीएफ से करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ कर सकते हो यूज। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और आपको स्टेट करंट अफेयर दिए जा रहे हैं, ताकि आपका कोई स्टेट का एग्जाम है तो आप उसको भी पढ़ सको। और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोई अलग अलग परचेज नहीं करना आपने। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें करियर्स क्लाउड की, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लॉगिन कर लें ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, दोनों का प्राइस बहुत ही कम है। एक बार आप मेरे कहने से चेक जरूर करें, लेना ना लेना आपकी चॉइस है, लेकिन आप चेक जरूर करें एक बार। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं एडवाइस करूंगा कि 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय करें। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 1 साल और 2 साल की प्राइस के अंदर, और दोनों सब्सक्रिप्शन के अंदर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे। और आप इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है। और स्टार्ट करते हैं फिर 17 सितंबर 2021, मतलब आज का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक बहुत ही कम बच्चे करते हैं। शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यूरो मनी, जो कि आप कह सकते हो एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन कंपनी है, उसने किस बैंक को वर्ल्ड का बेस्ट बैंक और वर्ल्ड का बेस्ट डिजिटल बैंक का अवार्ड जो है वो दिया है? तो इनका एक आप कह सकते हो अवार्ड सेरेमनी होता है, जिसके अंदर ये ग्लोबल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस देते हैं। ग्लोबल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन्होंने 2021 के दिए हैं, और इस बार ये अवार्ड किसको मिला है? डीबीएस बैंक को। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आप देख सकते हो डीबीएस को 2 अवार्ड मिल चुके हैं, एक तो वर्ल्ड बेस्ट बैंक का, एक वर्ल्ड बेस्ट डिजिटल बैंक का। और ये चौथी बार हुआ है कि उनको लगातार जो है वो वर्ल्ड बेस्ट बैंक का टाइटल दिया जा रहा है। 2 बार यूरो मनी ने दे दिया, 2 बार जो है वो एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस। क्या नाम है? ग्लोबल फाइनेंस, उन्होंने दे दिया। तो आप कह सकते हो कि 2018 में जो है वो सबसे पहले ये अवार्ड जो है वो ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से दिया गया था। फिर 2019 में यूरो मनी की तरफ से दिया गया, 2020 में फिर ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला, 2021 में फिर यूरो मनी की तरफ से दिया गया। तो आप कह सकते हो लगातार चौथी बार वर्ल्ड का बेस्ट बैंक का खिताब जो है वो ये बैंक जीतता आ रहा है। तो आप कह सकते हो यूरो मनी ने ग्लोबल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अनाउंस किए, और डीबीएस बैंक एक ऐसा बैंक बन चुका है, वर्ल्ड का ऐसा पहला बैंक बन चुका है जिनको ये दोनों अवार्ड मिले हैं। एक तो वर्ल्ड का बेस्ट बैंक, एक वर्ल्ड का बेस्ट डिजिटल बैंक, दोनों अवार्ड जो है इनको मिल चुके हैं। और डीबीएस को ये अवार्ड इसलिए मिला ताकि इन्होंने बहुत ही अच्छी स्किल्स को यूज करके, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर जो है वो लोगों को जो है सुविधाएं प्रदान की हैं, और नई चीजों को इनोवेट किया है। इसके लिए डिजिटल अवार्ड जो है वो साथ में दिया गया। और आपने याद रखना है कि 3 साल में लगातार जो है वो 2 बार जो है वो अवार्ड यूरो मनी की तरफ से मिल चुका है, क्योंकि 2019 में मिल चुका है, 2021 में। तो 3 साल में 2 बार ये अवार्ड जो है जीत चुके हैं। और ये यूरो मनी जो अवार्ड है, ये जो ग्लोबल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस है, ये कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1992 में ये स्टार्ट किया गया था, ताकि ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री को रैंक किया जा सके, ताकि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकें।
और डीबीएस बैंक के बारे में याद रखेंगे, डीबीएस बैंक के जो सीईओ हैं वो पीयूष गुप्ता हैं, पीयूष गुप्ता। और ये कहाँ का बैंक है? सिंगापुर का, डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर आप कह सकते हो। और इसका हेडक्वार्टर ग्लोबल कहाँ पे है? सिंगापुर के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has named among the world 100 most influential people of 2021 released by Time Magazine recently? हर साल टाइम मैगजीन, जो कि आप कह सकते हो यूएसए बेस्ड एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, वो हर साल एक 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एक लिस्ट निकालती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, लाइक इनोवेटिव, लीडरशिप, टाइटन्स, तो इस तरह से कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो इन्होंने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की एक लिस्ट निकाली है, जिसमें 3 लोग इंडिया से भी हैं। और वो तीनों लोग कौन हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल की, आधार पूनावाला क्या है? सीईओ हैं किसके? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पूना में ही है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दीज, डी आंसर होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी जी और आधार पूनावाला, इनको 100 लोगों की फेमस लिस्ट में शामिल किया गया, मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल किया गया। इसमें और भी लीडर हैं, लाइक जो बाइडन आप कह सकते हो इसके अंदर हैं, यूएस प्रेसिडेंट, कमला हैरिस हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस की, शी जिनपिंग भी हैं इसमें, चाइना के प्रेसिडेंट हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो द्रागी, इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट, इवन ईरान के भी प्रेसिडेंट हैं इसके अंदर, इब्राहिम रैसी। और शायद आपको जान के हैरानी होगी कि इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप भी हैं यार, डोनाल्ड ट्रंप हैं इसके अंदर, जो यूएसए के पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इवन एक और हैरानी वाली बात है इससे भी ज़्यादा, कि तालिबान के जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, अभी हमने क्वेश्चन भी कवर किया था, अब्दुल गनी बरादर, ये याद रखना है दोस्तों, अब्दुल गनी बरादर जो यहाँ के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में शामिल है। तो मतलब आपने सिर्फ हमारे नाम तो याद रखनी है, और साथ में तालिबान के जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर उनका भी नाम याद रखें। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ मातृभूमि योजना? सो आपको ये नाम जो है वो याद रखना है, मातृभूमि योजना, और ये स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, 2022 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, तो इस स्कीम को स्टार्ट किया गया। इसका मेन मकसद है कि हम रूरल एरिया, जो ग्रामीण एरिया है उत्तर प्रदेश के, उसको डेवलप किया जा सके, क्योंकि 80% पॉपुलेशन जो यूपी की है वो रूरल एरिया में ही रहती है, जिसके कारण वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप कह सकते हो कि वहाँ पे हेल्थ सेंटर बनाने हैं, वहाँ पे आंगनवाड़ी जो है वो बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, वहाँ पे फायर सर्विस स्टेशन बनाने हैं, सीसीटीवी लगाने हैं। तो इसका मतलब लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। कहने का मतलब जो भी लोग जो है वो इस काम के अंदर कुछ लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो उसमें 50% पैसा जो है वो कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। और 50% पैसा जो है वो कौन देगा? जिसने वो यूनिट जो है वो बनाना है। तो ये स्कीम जो है वो स्टार्ट किया, मातृभूमि योजना। मतलब आप अपनी मातृभूमि के लिए जो है वो कुछ करोगे, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो हर जो भी आप कह सकते हो हर पर्सन जो होगा उसको एक चांस दिया जाएगा, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो कर सके रूरल एरियाज के अंदर। तो 50% इसमें पैसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, 50% जो है वो जो भी लोग ऐसा काम करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हिस्सा लगाना चाहते हैं, कोई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, कोई भी सोलर लाइट्स लगवाना चाहते हैं, कुछ भी है, तो उसमें 50% उनको देना होगा, और उन्हीं के नाम से इसका नाम जो है वो रख दिया जाएगा। तो ये है हमारे पास उत्तर प्रदेश। बहुत ही सिंपल सी स्कीम है, याद रह जाएगी आपको। गवर्नर जो है वो यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं, और याद रखोगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा, यहीं पे आपको दुधवा नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नीति आयोग ने कैंपेन स्टार्ट किया है, उसका नाम आपने बताना है, जो कि किस चीज को प्रमोट करेगा? जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। कि यार जो डिलीवरी बॉयज हैं, चाहे वो आप कह सकते हो ई कॉमर्स साइट से हैं, चाहे मतलब वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, या जोमेटो वाले खाने को डिलीवर करते हैं, या कोई भी है, तो इसका मतलब जो भी डिलीवरी करेंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें। क्योंकि जो डिलीवरी में व्हीकल्स यूज़ होते हैं वो पुराने व्हीकल्स हैं हमारे पास, और उसमें जो है वो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इन्वायरमेंट खराब होता है। तो उस इन्वायरमेंट को खराब होने से बचाने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। उस कैंपेन का नाम क्या है? शून्य। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आप देख सकते हो शून्य कैंपेन लॉन्च किया गया है। ये कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किया गया है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसको किया गया शून्य कैंपेन को, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया जा सके डिलीवरी के टाइम पीरियड पे। तो चाहे वो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, चाहे वो फ्लीट एग्रीगेटर्स हैं, मतलब चाहे वो आप कह सकते हो कि सामान को इधर से उधर लेके जाने वाले हैं, चाहे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ भी हैं, तो जितनी भी कंपनीज हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं सामान को इधर उधर लेके जाने में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या करें? यूज़ करें।
क्योंकि अभी का जो डाटा कहता है वो ये कहता है कि 10% जो है वो आप जो है वो जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब सामान को इधर उधर लेके जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, वो 10% जो है वो अर्बन एरियाज में जो है वो कार्बन एमिशन करता है, कार्बन को छोड़ता है, जिससे इन्वायरमेंट खराब हो जाता है। और 2030 में आपको पता ही है ये बढ़ेगा ही, तो इसका मतलब 114% तक होने की उम्मीद है। तो अभी हम इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो डिलीवरी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू हो सके, जिसके कारण जो है पोल्यूशन से बचा जा सके। और ये कैंपेन शून्य है और इसको नीति आयोग ने जो है वो स्टार्ट किया है। नीति आयोग आपको पता ही है 1 जनवरी 2015 में बनाया गया। इसके सीईओ जो है वो अमिताभ कांत हैं, इसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमेशा, और डिप्टी चेयरमैन जो है वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन जो बाकी इनिशिएटिव देख रहे हो ये भी रिसेंटली स्टार्ट किए, लाइक पीयर इनसाइट इनिशिएटिव देख रहे हो, ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसका मतलब है कि जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, उसको अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए जो है वो किया गया, ताकि अच्छे तरीके से उसको जो है वो पहुंचाया जा सके। लोग अपना सुझाव दे सकते हैं इसके अंदर, अगर लोगों ने कोई सुझाव देना है कि इस तरह की स्कीम के अंदर ये प्रॉब्लम है। ई संपदा प्लेटफॉर्म, ये जो है वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से चलाया गया था। हरदीप सिंह पुरी जी यूनियन मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड पे, आज भी वही है। तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म था जिसमें सरकार की जितनी भी स्टेट सर्विसेज है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। फ्यूल हमसफर, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से चलाया गया था, ताकि जो फ्यूल डिलीवरी है वो लाइक होटल्स में, मॉल्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो है वो आप जो है वो वहां पे बेच सके, खास करके एनसीआर एरियाज में। एनसीआर एरियाज में क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो घर में पहुंचाया जा सके। और कोविड के कारण भी जो बाहर निकलना अलाउड नहीं था, जिसके कारण इसको स्टार्ट किया गया था। तो सारी की सारी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक लाइक नींव पत्थर रखा है किस चीज का? राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। कौन सी जगह पे ये नींव पत्थर जो है वो रखा गया है? तो याद रखना है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो नींव पत्थर है वो रखा गया है अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ मतलब उत्तर प्रदेश में। आपको स्टेट भी पूछी जा सकती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो राजा महेंद्र प्रताप सिंह और नरेंद्र मोदी जी ने ये नींव पत्थर रखा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो स्माइलिंग फेस नरेंद्र मोदी जी का। और उत्तर प्रदेश के आप कह सकते हो कि जाट सोशल रिफॉर्मर हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी याद में जो है वो इस यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इसके अंदर डिफेंस स्टडीज करवाई जाएंगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर रिसर्च की जाएगी, और आप कह सकते हो मैन पावर को आगे बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो यहाँ पे रखा गया है। और आपने एक बात और याद रखनी है कि ये बहुत ही फेमस जाट रिफॉर्मर रहे हैं, बहुत ही अच्छी आप कह सकते हो सोशियो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंशियल जाट फैमिली से बिलोंग करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 1886 के अंदर इनका जन्म हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में इनकी याद में एक पोस्टेज स्टैंप जो है वो भी जारी की थी, एक डाक टिकट भी जारी की थी। इनको आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और राइटर भी रह चुके हैं। तो इसलिए नाम जो है वो जरूर याद रखेंगे। एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है कि कहाँ पे नींव पत्थर रखा है, अलीगढ़। अगर स्टेट पूछ ले तो यूपी। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंट्री ने एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है, पार्टनरशिप की है? कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया? AUKUS। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो कि कौन सी कंट्री की हम बात करें। ए का मतलब है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको हम सिक्योर कर सकें। और आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, डी आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बाइडेन है यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति, और यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आप देख सकते हो हमारे पास हैं बोरिस जॉनसन, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉट मॉरिसन, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो तीनों ने एक ट्राइलेटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ताकि हम क्या कर सकें? अलग अलग तरह से इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर कर सकें। तो ये इनमें आप कह सकते हो कि एक टाई अप हुआ है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके हम इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करेंगे। और एक ग्रुप और भी है ऐसा ही, जो इसी चीज के ऊपर बनाया गया, क्वाड ग्रुप, एक स्ट्रेटेजिक फोरम है। और इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? इसमें इंडिया भी आता है, यूएस से आता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इसमें जापान आता है, मतलब इसमें यूके नहीं है। तो ये क्वाड ग्रुप है। तो ये दो ऐसे ग्रुप हैं दोस्तों, क्वाड, और एक ये बन गया AUKUS। और ये ग्रुप दोनों जो हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ट्रेड और उसके लेकर जो है वो, ताकि चाइना का जो दबदबा है वो उस एरिया के अंदर कम किया जा सके, उसके लिए बनाए गए हैं। और आपने याद रखना है, क्वाड की इन पर्सन मीटिंग, मतलब अब तक जो है वो जितनी भी मीटिंग क्वाड्स की हुई हैं वो वर्चुअल हुई हैं,
वर्चुअल मतलब सिर्फ ऑनलाइन हुई है मीटिंग। अभी मिलेंगे ये आपस में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, क्योंकि 24 सितंबर को इनकी एक मीटिंग हो रही है क्वाड कंट्रीज की, और उनके जो लीडर्स होंगे वो आपस में मिलेंगे, पहली बार होगा ऐसा। और यूएसए इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, मतलब जो बाइडेन इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। बहुत ही फेमस आप कह सकते हो पर्सन है जिन्होंने इस बुक को लिखा है, और मैं आपको हिंट देता हूँ बीजेपी से बिलोंग करते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, और साथ में इनके पास अलग अलग पोर्टफोलियोज भी अलग अलग टाइम पीरियड पे रह चुके हैं, और नाम है उनका सुब्रमण्यम स्वामी। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं, किस तरह से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस तरह से टेररिज्म को हम रोक रहे हैं या किस तरह से टेररिज्म बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर बताई हुई हैं। तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। और इस बुक के अंदर एक खास इंसिडेंट के बारे में बताया गया, शायद आपको काफ़ी बच्चों को पता होगा कि 1999 में एक हमारा इंडिया का पैसेंजर प्लेन था जिसको हाईजैक कर लिया गया था, और वो अफगानिस्तान के कंदार एरिया में जो है वो उसको हाईजैक कर लिया था प्रधानमंत्री उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी से, और उस टाइम पे हमने लोगों को बचाने के लिए 3 टेररिस्ट को छोड़ दिया था। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये भी ऑफर जो है वो हमारी तरफ से था। तो जिसके कारण जो है वो ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स जो हैं वो लोगों के यहाँ पे काम आते हैं या किस तरह से वो वायलेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं, और बहुत ही फेमस लीडर हैं, कंट्रोवर्शियल लीडर कह देते हैं हम बीजेपी के, क्योंकि थोड़े से बड़बोले हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, तो उनमें नाम जो है वो ज़्यादा लिया जाता है। तो तमिल रत्न, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ही फेमस लॉयर भी हैं। तमिल रत्न अवार्ड जो है वो इनको दिया गया था 2018 में तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से, और 20 से ज़्यादा बुक्स को जो है वो प्रकाशित कर चुके हैं, मतलब 20 से ज़्यादा बुक्स को लिख चुके हैं, बहुत ही फेमस। नेक्स्ट आप जो अगले नाम यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये भी तीनों बहुत फेमस हैं। जयराम रमेश, आप देख सकते हो कांग्रेस के बहुत फेमस लीडर हैं। द लाइट ऑफ एशिया, इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है द लाइट ऑफ एशिया। आप देख रहे हो यहाँ पे विश्राम बेदेकर, इन्होंने बुक लिखी है बैटल फील्ड। कौन सी? बैटल फील्ड, ये याद रखोगे। रुद्रांशु मुखर्जी, इन्होंने बुक लिखी है ए बेगम एंड ए रानी, और बेगम से यहाँ पे मतलब है बेगम हजरत महल, रानी का मतलब है रानी लक्ष्मीबाई, कि 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था उसमें किस तरह से 1857 की क्रांति में दोनों ने पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है फॉसिल, जो कि एक आप कह सकते हो घड़ी बनाने वाली कंपनी है, वॉच बनाने वाली कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया गया है? तो याद रखना है कृति सेनन को जो है वो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और साथ ही साथ याद रखोगे जो भी फॉसिल की स्मार्ट वॉचेज़ हैं या ट्रेडिशनल वॉचेज़ हैं या उनके लेदर प्रोडक्ट्स हैं, वुमेन ज्वेलरी है, उसको क्या करेंगी? कृति सेनन प्रमोट करेंगी। और कृति सेनन को रिसेंटली एक किचन वेयर कंपनी, मतलब जो रसोई के बर्तन हैं बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है वंडर शेफ, शायद आपने सुना होगा, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये ऑलरेडी बाटा की भी, जो कि एक शू मेकिंग कंपनी है, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। वर्लपूल, जो कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स मेकिंग कंपनी है, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और एक कैडबरी फ्यूज, जो कि एक चॉकलेट कंपनी है, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, तो उसका भी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कृति सेनन ही है। तो याद रखना है। तो मतलब जितने मैंने बताए हैं, रिसेंटली वंडर शेफ का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो किचन वेयर कंपनी है। लेकिन यहाँ पे आप एक चेहरा और देख रहे हो जो कि वाइस कप्तान हैं हमारे टीम के, और मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं। टैग कंपनी, जो कि फिर से एक वॉच मेकिंग कंपनी है, उसको रोहित शर्मा ने जो है वो आप कह सकते हो टैग कंपनी ने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है, ताकि वो अपनी जितनी भी वियरेबल इंडस्ट्री है, मतलब जितनी भी वो चीज़ें बनाते हैं पहनने के लिए, वो सबको प्रमोट कर सके, खास करके वॉचेस को प्रमोट कर सकें। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे टैग के, वो कौन प्रमोट करेगा? रोहित शर्मा प्रमोट करेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है। रोहित शर्मा का हो गया, कृति सेनन का हो गया। MS धोनी, रिसेंटली एक कंपनी थी होम लेन, उसके पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? MS धोनी। विराट कोहली, आप कह सकते हो बहुत सी कंपनीज हैं, डिजिट इंश्योरेंस का इनको रिसेंटली बनाया गया, वीवो कम्युनिकेशन के भी ये हैं, और ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट सेल्टिक स्टेट ऑफ द आर्ट सेल ब्रॉडकास्टिंग पब्लिक वार्निंग सिस्टम? तो आप कह सकते हो कि आपका जो नेटवर्क होगा मोबाइल का, उसके थ्रू आपको पब्लिक वार्निंग सिस्टम जो है, मतलब आपको वार्निंग मिल जाएगी कि यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसके बारे में आपको पता लग सकता है। ये टाई अप किया गया है वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के साथ, VIL वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के साथ, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो इसका मतलब जो ये सेल्टिक है, ये कंपनी का नाम है। सेल्टिक जो है वो एक कंपनी का नाम है, आप कह सकते हो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है।
जो कि क्या करेगी, वार्निंग सिग्नल्स को पब्लिश करेगी, जियो टैग कर देगी लोकेशंस को कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। और वोडाफोन इंडिया लिमिटेड का जो नेटवर्क आंध्र प्रदेश में लोग यूज़ कर रहे होंगे उनको ये जो है वो पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, तो उन लोकेशंस को जियो टैग कर दिया जाएगा, यहाँ पे कोई वार्निंग अलर्ट होगा। तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार है और ये टाई अप किया है वोडाफोन इंडिया और साथ ही आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, और साथ में कंपनी कौन सी होगी, सेल्टिक, ताकि पब्लिक वार्निंग सिस्टम को लोगों के मोबाइल तक जो है वो पहुंचाया जा सके। और सेल्टिक वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड कंपनी है और ये लोगों को पब्लिक अलर्ट और वार्निंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। और क्या होगा कि एक सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड इमरजेंसी मास अलर्टिंग सिस्टम जो है वो रियल टाइम जियो टारगेटेड वार्निंग अलर्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लोगों को, मतलब एक लोकेशन बेस पे, जैसे इस एरिया में मैसेज भेज दिया जाएगा सबको कि इस तरह से जो है वो आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इनको अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में जो भेजा जाएगा ताकि कोई भी मैन मेड डिजास्टर है या कोई नेचुरल डिजास्टर है उसको लोगों को अवेयर किया जा सके। और ये लेकिन अभी अवेलेबल सिर्फ वोडाफोन इंडिया के कस्टमर्स को है और वो भी कौन सी स्टेट में, आंध्र प्रदेश के। तो धीरे धीरे करके इसको आगे जाके लॉन्च किया जा सकता है। तो स्टेट हमारे पास कौन सी है, आंध्र प्रदेश। और आपने एक बात और याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश के अंदर रिसेंटली एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था जगन्ना जगन्ना स्वच्छ संकल्प, स्वच्छ संकल्प। तो ये याद रखना है, ये जुलाई में स्टार्ट किया गया था। जो उनके पुराने चीफ मिनिस्टर थे जिनका देहांत हो गया था, वाई एस राजशेखर रेड्डी, उनकी याद में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसमें म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या जो पंचायती राज होगा वो अलग अलग गाँवों को सैनिटाइज करेंगे और 100 दिन का ये स्टेट वाइड सैनिटेशन कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर जो हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं, याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते, बुक फिर से आ चुकी है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ऑथर्ड बाय होम। बहुत ही फेमस ऑथर हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका, उनको एक अवार्ड मिल चुका है, पुलिट्जर प्राइज। कौन सा, पुलिट्जर प्राइज। आप कह सकते हो कि जो नॉवेल्स लिखते हैं, जो राइटर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। और ये बुक लिखी है जुम्फा लहरी जी ने। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। बहुत ही फेमस आप कह सकते हो कि राइटर हैं और पुलिट्जर प्राइज इनको मिल चुका है। और ये बुक जो है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इसमें एक एसेज लिखे हुए हैं, अलग अलग ऐसे हैं। 2022 में इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। तो इस बुक के अंदर जुम्फा लहरी जो है वो बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग चीज़ों को ट्रांसलेट किया है, सेल्फ ट्रांसलेशन की है, किस तरह से उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में चीज़ों को लिखा है, मतलब अपने बारे में इसमें ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं। और जुम्फा लहरी जी जो हैं वो लंदन से बिलोंग करती हैं, यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन वो ऑथर और जो ट्रांसलेटर हैं वो इंडियन ओरिजिन की हैं। और इवन उनकी एक बुक थी जिसका नाम था इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है, याद रखना है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो हैं वो पुलिट्जर प्राइज मिला था उनको 2000 में। और एक बुक लिखी थी उन्होंने, द नेम सेक, ये भी याद रखोगे, द नेम सेक, जो मूवी भी बनी है इसके ऊपर 2006 में। और इनकी और बुक है द लो लैंड, इन्होंने लिखी है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एक अभी क्वेश्चन अभी बुक लिखी थी इन्होंने, वेयर अबाउट्स, ये भी याद रखना है, वेयर अबाउट्स एंड नॉवल, ये भी जुम्फा लहरी जी ने लिखी है। तो बहुत ही फेमस ऑथर तो हैं ही, तो नाम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुराधा रॉय, इन्होंने बुक लिखी है आज़ादी, आज़ादी मतलब फ्रीडम, कैप्शन है इसके आगे, फ्रीडम फेशिज्म फिक्शन। तो ये बुक जो है उन्होंने लिखी है आज़ादी, याद कर लें। कुणाल बासु ने एक बुक लिखी है इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन एन आइडियल वर्ल्ड, तो ये बुक कुणाल बासु ने लिखी है। मनन भट्ट ने एक बुक लिखी है बालाकोट एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो कि पुलवामा अटैक हुआ था उसका बदला लेने के लिए जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूनी ट्रांजैक्ट। ये प्लेटफॉर्म जो है वो अलग अलग कंट्री में ट्रांजैक्शंस करने को और भी सुखदाई बना देगा। और ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया, HSBC ने, मतलब हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन ने इसको लॉन्च किया है। तो इसमें जितनी भी आपकी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होंगी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाएंगी। और ये किसने लॉन्च किया है, HSBC ने, जिसका नाम क्या है, यूनी ट्रांजैक्ट। तो आप देख सकते हो, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। और इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं, चाहे वो किसी भी बैंक के थ्रू की हों, तो आप जो है वो यहाँ पे उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है वो असेस कर सकते हो। और इवन क्लाइंट से बात करनी है वो भी यहाँ पे की जा सकती है। मतलब आपका जितना भी डाटा है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, चाहे पुराना है चाहे नया है। और एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारी ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज़ देख सकते हो। और HSBC आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ऐसा पहला बैंक है जो इंडिया के अंदर एटीएम जो है वो जिन्होंने लगाया था 1987 में मुंबई में लगाया गया था एचएसबीसी के द्वारा। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है हितेंद्र दवे। कौन है? हितेंद्र दवे। और इसको कब बनाया गया था? 1853 में बनाया गया था। वैसे एचएसबीसी ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन के अंदर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एडिडास ने एक ओलंपिक मेडलिस्ट को स्टे इन प्ले कैंपेन जो है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है। तो आप बताएंगे किसको बनाया है? तो आंसर क्या होगा? मीराबाई चन्नू। आंसर क्या होगा? सी होगा। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था मीराबाई चन्नू ने। और सिल्वर मेडल जो है वो कौन सी श्रेणी में जीता था? वो जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर। इसके अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर। और कैटेगरी कौन सी थी? 49 केजी कैटेगरी के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और स्टे इन प्ले कैंपेन का मतलब है कि जो मासिक जो उनको मेंस्ट्रुएशन आती है तो उसके अंदर जो है वो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेलना है, रुकना नहीं है उस टाइम पीरियड के दौरान। तो उसको प्रमोट करता है ये। मतलब जो भी मासिक जो भी महीना उनको आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको रुकना नहीं है, उनको आगे बढ़ते रहना है, खेलते रहना है, तो रुकना नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने एक कपड़ा बनाया जिसका नाम है टेक फिट पीरियड प्रूफ टाइट्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो लीकेज नहीं होगी, आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो दी जाएगी। और आप आसानी से जो है वो एथलीट्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इस चीज़ से ना डरें कि महीना है तो हम जो है वो नहीं खेलेंगे। तो खेलना है आपने और आपको कभी भी रुकना नहीं है। तो इसी संदेश के साथ उन्होंने इस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च किया। और उसका चेहरा किसको बनाया गया है? मीराबाई चन्नू को। तो एडिडास जो है वो एक जर्मन बेस्ड कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? जर्मन की। और एक बात आपने और याद रखनी है, यहाँ पे पीवी संधू का नाम देख रहे हो। इन्होंने जो है वो कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है समर ओलंपिक्स के अंदर। और बैडमिंटन कैटेगरी है, ये तो बच्चे को पता है, हर बच्चे को। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता, गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। एकमात्र गोल्ड मेडल जो आया इंडिया के पास वो जेवलिन थ्रो में आया। और एथलेटिक्स में आप कह सकते हो इन्होंने जीता, और एथलेटिक्स में इंडिया ने पहली बार कोई गोल्ड मेडल जीता है। लवलीना बोरगोहेन, याद रखोगे, लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल। और ये बॉक्सिंग के अंदर जीता इन्होंने, बॉक्सिंग के अंदर। तो आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और चार तो आप यहाँ पे देख रहे हो मेडल, लाइक ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और आप कह सकते हो एक ब्रॉन्ज बजरंग पूनिया ने जीता। बजरंग पूनिया ने वो रेसलिंग के अंदर जीता और वो 65 केजी कैटेगरी के अंदर जीता। ये हो गया एक ब्रॉन्ज। तो सिल्वर हमारे पास एक मेडल और आया था रवि कुमार दहिया का, रवि कुमार दहिया का, जिन्होंने रेसलिंग के अंदर ही जो है वो ये सिल्वर मेडल जीता था। और कौन सी कैटेगरी के अंदर? 57 केजी कैटेगरी। तो हो गए हमारे पास, एक गोल्ड हो गया हमारे पास, दो सिल्वर मेडल हो गए और चार ब्रॉन्ज हो गए। चौथा ब्रॉन्ज जो है वो किसने जीता था? इंडियन मैन हॉकी टीम ने, इंडियन मैन हॉकी टीम ने। तो याद रखोगे कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने किसान स्टोर को लॉन्च किया है ताकि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या उनके प्रोड्यूसेस हैं वो फार्मर्स तक पहुंचाए जा सकें, उनके घर तक पहुंचाए जा सकें। तो फार्मर्स को यार इनपुट करने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए। जैसे आप कह सकते हो कि उनको बीज चाहिए, उनको जो उनके खेतों के अंदर जो मशीनरी यूज़ होती है उसकी कोई एसेसरी चाहिए, उसका कोई पार्ट चाहिए, कोई अपने प्लांट को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ चाहिए, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई न्यूट्रिशन डाइट चाहिए आपको अपने फसल के लिए। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने एक स्टोर जो है वो बनाया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, किसान स्टोर के नाम से। तो उसमें हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। 8000 से ऐसे ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो फार्मर्स को उनकी फसल को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, अमेजोन पे है, तो उससे यूज़ किया जा सकता है। और 5 इंडियन लैंग्वेज में इसको स्टार्ट किया गया है। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इतना ही याद कर ले जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने माई मैग जो है वो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है ताकि लोगों से बातचीत करके स्टेट को और अच्छा किया जा सके? मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो सरकार के अंदर बढ़ सके। और मैग का मतलब है मेघालय, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनार्ड के संगमा। और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और उसका मेन मकसद यही है कि लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो सरकार के अंदर बढ़ सके। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब सरकार लोगों से बात करेगी तो पता लगेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम जो है लोगों को है और उसको बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि मेघालय का एक लक्ष्य है कि 2030 तक टॉप 10 स्टेट्स में मेघालय का भी नाम होना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ कोनार्ड संगमा ने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, माई मैग। तो लोग अपने सुझाव दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, फीडबैक दे सकते हैं, लोग किस तरह की प्रॉब्लम है, सर्वे किए जा सकते हैं, मीटिंग्स की जा सकती हैं लोगों के साथ, ताकि लोग बता सकें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली क्या है। तो कोनार्ड संगमा जी को आप यहाँ पे देख सकते हो। फेस टू फेस बात करने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। लोगों को बेनिफिट बताए जा सकें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकें, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो सारी स्कीम्स, सारे प्रोग्राम, जितने भी इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए उनको सबको ट्रैक किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर।
तो आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट को और आगे लेके जाने के लिए लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। लोगों से बातचीत करेंगे तो अपने आप ही जो देश है, या आप कह सकते हो स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और गवर्नर कौन है दोस्तों? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक बहुत सी स्टेट्स के गवर्नर रह चुके हैं, गोवा के रह चुके हैं पहले, तो याद रखना आपने सत्यपाल मलिक जी। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क आपको मिलेगा बहुत ही फेमस, नौक्रक नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत फेमस। एक आपको यहाँ पे बालफक्रम मिल जाएगा, बालफक्रम नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भारत हैवीवेट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर जो है वो स्टार्ट किया है? तो वैसे ये प्लांट जो है वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का है, और BHEL उसको कमीशन कर रहा है, मतलब उसको स्टार्ट कर रहा है। और वो कौन सी स्टेट है? आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आंध्र प्रदेश में NTPC का एक यूनिट है जिसको कहते हैं NTPC सिम्हाद्री। तो याद रखोगे एग्जैक्ट प्लेस, NTPC सिम्हाद्री। वहां पे ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट जो है वो लगाया गया है। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 25 मेगावाट की है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन सा है? फोटोवोल्टिक नहीं, ओनली सोलर प्लांट, तो वो रामागुंडम आएगा, 100 मेगावाट का है, वो तेलंगाना के अंदर है। ये है फोटोवोल्टिक प्लांट। तो याद रखना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बस इतना ही क्वेश्चन जो है वो इसमें याद रखना है। कैबिनेट की कुछ अप्रूवल्स हैं 15 सितंबर की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने याद रखना है। एक तो इंडिया और इटली के बीच में एक MOU साइन हुआ है ताकि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट में काम कर सके, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर है चाहे वो मैन मेड डिजास्टर है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रह सकें। दोनों आपस में एक्सरसाइजेस करेंगे और दोनों कंट्रीज का आपस में सहयोग रहेगा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपस में मदद की जाएगी। नेक्स्ट है एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो एक ऑटो इंडस्ट्री को, ताकि दोबारा से चल सके। ड्रोन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हमला हुआ था ड्रोन से, तो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहे हैं। तो उसके लिए जो इंसेंटिव्स जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, और इसमें 26,000 करोड़ के आसपास जो है पैसा खर्च किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी याद रखोगे। इंडियन मिलिट्री ने एक एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया, 6th एडिशन था। SCO कंट्रीज, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 8 कंट्रीज हैं उसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। नाम है पीसफुल मिशन 2021। और ये कहाँ पे? ये ऑरेनबर्ग रशिया के अंदर हुई है, क्योंकि रशिया भी एक शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जिसका नाम है SCO पीसफुल मिशन 2021, तो इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। याद रखना है ये एक बाईइनियल एक्सरसाइज है। बाईइनियल मतलब 2 साल में एक बार होती है। और इंडिया की तरफ से 200 पर्सोनल्स को भेजा गया, मतलब 200 बंदों को भेजा गया है, जिसमें 38 बंदे जो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के थे। और आपने याद रखना है ये रशिया के अंदर होस्ट की गई है। एग्जैक्ट जगह पूछा जा सकता है, ऑरेनबर्ग जो है वो जगह है। इससे क्या होगा कि जो काउंटर टेररिज्म है उसके खिलाफ जो है, मतलब आप कह सकते हो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में सहायता मिलेगी। SCO मेंबर कंट्रीज हैं उनमें आपस में सहयोग बढ़ेगा। और बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आपस में करेंगे तो आप कह सकते हो सहयोग आपस में जो है वो जरूर इंक्रीज होगा। और SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों 2001 में बनाई गई थी, 6 कंट्रीज के द्वारा इसको बनाया गया था। और वो 6 देश कौन से थे? रशिया था इसमें, चाइना था दोस्तों, और सेंट्रल एशिया की 4 कंट्रीज थी। कौन सी थी? किर्गिस्तान था इसके अंदर, कजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, और तजिकिस्तान था। ये कंट्रीज इसके अंदर थी। इंडिया और पाकिस्तान बाद में ऐड हुई हैं, इकट्ठी ऐड हुई थी 2017 में। तो आप कह सकते हो कि अब कितनी कंट्रीज मेंबर है? 8 कंट्रीज मेंबर हैं। और 2020 में इंडिया ने इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऐसा कोविड के कारण ये एक्सरसाइज हुई नहीं, लेकिन 2021 में हुई इसलिए, नहीं तो 2 साल के अंदर एक बार होती है। अगला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट के नाम से जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पे एक स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है अकरम, लक्ष्मण, कुलसेनर और भी 120 इस तरह के प्लेयर हैं। तो क्रिप्टो क्रिकेट प्लेटफॉर्म जो है वो आ चुका है। कौन सी कंपनी ने जो है वो ये बनाया है? क्रिकेट फाउंडेशन की तरफ से इसको बनाया गया है। एक सिंगापुर बेस्ड जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने वर्ल्ड का पहला क्रिकेट नॉन फंजिबल टोकन जो है वो स्टार्ट किया है, जिसका नाम है क्रिकेट क्रेजी .io। तो ये याद रखेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहिए नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है। देखो यार, पहले क्या होता था कि कोई चीज़ है हमारे पास, ठीक है, वो यूनिक है, हम क्या करते हैं उसके लिए अप्लाई कर देते हैं कि कल को इसको जो है वो बेचा नहीं जा सकता, अगर बेचूंगा तो मैं ही बेचूंगा, कोई और नहीं बेच सकता, कोई इसकी कॉपी नहीं बना सकता, तो हमारा मालिकाना अधिकार हो जाता है उस चीज़ के ऊपर। तो वो होते हैं फंजिबल टोकन, जिसको आप छू सकते हो, जो आपके सामने है। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब है डिजिटल। डिजिटल का मतलब है कोई आपने ट्वीट भी कर दिया, अब वो बिल्कुल ऐसा कोई ट्वीट ना कर सके, बिल्कुल सेम टू सेम कोई कॉपी करके ना कर सके, आपका उस ट्वीट के ऊपर मालिकाना हक होगा।
तो मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर डिजिटली जो आपने बनाई है या आपने लिखी है कुछ भी है, तो उसके ऊपर मालिकाना हक लेने के लिए आपको ये नॉन फंजिबल टोकन दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। तो ऐसा ही अब क्रिकेट कंपनीज ने जो है वो लॉन्च कर दिया, जिसमें पहला नाम है क्रिकेट फाउंडेशन। तो उन्होंने क्रिकेट क्रेजी .io करके जो है वो एक इस तरह से नॉन फंजिबल टोकन जो है वो निकाल दिया है, जिसमें क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में जो है वो बातें होंगी। और क्रिकेट फाउंडेशन जो है वो उन्होंने 120 क्रिकेटर के साथ ये टाई अप कर लिया है, जैसे वसीम अकरम, वीवीएस लक्ष्मण है, लांस कुलसेनर है, तो इनके साथ ये टाई अप हो चुका है। और इसका नाम रखा गया क्रिक टोकन, क्रिक टोकन। और ये कहाँ पे यूज़ होगा दोस्तों? ये आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे, और कोई भी ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो इस का को यूज़ करके, मतलब एक तरह से क्रिप्टो करेंसी की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको ट्रेड किया जा रहा है और इन प्लेयर्स के थ्रू इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। तो आप कह सकते हो क्रिकेट के नाम से क्रिप्टो करेंसी निकाली गई सिंपल वर्ड्स में, जिसका नाम क्या होगा? क्रिप्ट टोकन। और इसको आप जो है वो ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सिंपल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर फार्मर्स को, किसानों को सपोर्ट करते रहेगी सरकार इसी तरह से, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे 17 हैं उससे सरकार दूर हो जाएगी। ये रिपोर्ट दी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से। तो आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों है कि अगर फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो एसडीजी गोल से क्यों दूर हो जाएंगे? क्योंकि यार आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो फूड प्रोडक्शन सिस्टम का रहा है। फूड प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो इस तरह से चल रही है, आजकल का जो फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो छोड़ी जा रही हैं। तो वो फूड प्रोडक्शन सिस्टम को रोकना पड़ेगा। अब फूड प्रोडक्शन सिस्टम तभी रुकेगा जब उसमें पैसा नहीं जाएगा, वो पैसा जो है वो अलग अलग सरकार जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो उस फंडिंग को रोकना होगा किसी तरह से, ताकि जो हमारा आज का फूड प्रोडक्शन सिस्टम है उसको जो है वो हम चेंज कर सकें और एक नया फूड प्रोडक्शन चेन जो है वो बना सकें। और खास करके आजकल शुगर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बीफ इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है अलग अलग कंट्री में, तो उससे बचना होगा। तो इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि फार्मर्स को इस तरह से अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पीछे हटते जाओगे। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में याद रखोगे, 1965 में इसको बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, कीनिया के अंदर। इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी 7.2% तक 2021 में और 6.8% 2022 में। ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशन ने। और यूनाइटेड नेशन की इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह तो दिया है कि 6.8% तक ग्रोथ होगी, इसको तो याद रखना ही रखना है 2022 के अंदर। लेकिन रिसेंटली एसबीआई ने भी ये कहा है, एसबीआई ने 7.9% कहा है कि ग्रोथ होगी 2022 के अंदर। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक का याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि 8.3% होगी ग्रोथ 2022 में। आईएमएफ का याद रखना है, क्योंकि आईएमएफ की प्रेडिक्शन भी पूछी गई है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, 9.5%। और इकोनॉमिक सर्वे 2021 का तो याद रखोगे ही, 11% जो है वो उन्होंने बताया हुआ है। ये देश सरकार का डाटा है ऑफिशियल, तो इसको याद रखोगे। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया हुआ 16 सितंबर को। याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, ताकि जो हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी है उसको हम जो है वो सूरज की जो आप कह सकते हो किरणें हैं, जो हार्मफुल किरणें हैं, उससे बचा सकें। तो इसलिए इस दिन को जो है वो मनाया जाता है। और इसी आप कह सकते हो दिन जो है वो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जो है वो एक प्रोटोकॉल स्टार्ट हुई थी, मतलब एक पैक्ट जो है वो साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल एक कनाडा में जगह है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया था, ताकि जो ओजोन लेयर है उसके अंदर जो होल हो चुके हैं उसको हम जो है वो दोबारा से रिस्टोर कर सके, ताकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो धरती पे ना पहुंच सके और हार्मफुल इफेक्ट ना कर सके। इसलिए इसका थीम जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, थीम क्या रखा गया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो ये थीम है, जस्ट एक बार पढ़ लेना, पूछेगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि आगे लिखा हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लेकिन ये याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बनाया गया था। इसका मेन मकसद क्या है कि ओजोन लेयर को दोबारा से रिस्टोर करना है, ताकि उसके अंदर जो है वो जो होल हो चुके हैं उसको बंद किया जा सके, मतलब उसको किस तरह से हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ग्रीन हाउस गैसेज का यूजेस कम करना है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। वन वेब जो कि 2020 में बैंकरप्ट हो चुका था, लेकिन भारतीय ग्रुप ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके जो है वो इसको खरीद लिया एक तरह से। और 34 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया, क्योंकि 2022 तक का इनका लक्ष्य है कि हमने बेस्ट टू बेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है, इवन उन एरियाज़ में भी जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं। इनका लक्ष्य है कि टोटल 648 हमने लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब अर्थ के बिल्कुल पास जो है वो सैटेलाइट्स को छोड़ना है। अभी तक 322 हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट आधी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे और करेंगे।
नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2020 जो है वो अवार्ड 51 नर्सिस को जो है वो दिए हैं। तो सिर्फ नंबर याद रखने हैं कि 51 को दिए हैं। ये अवार्ड दोस्तों 1973 में जो है वो स्टार्ट किया गया था ताकि जो सर्विसेज हैं नर्सिस की उनको सम्मानित किया जा सके। आपको पता है कोविड के कारण जो है इनको सल्यूट करना जो है वो बनता है सबका, क्योंकि इन्होंने बहुत ही आप कह सकते हो कि अच्छे तरीके से जो है वो लोगों की सेवा की और कोविड से बहुत लोगों को बचाया होगा, लाखों करोड़ों लोगों को इससे बाहर निकाला होगा। तो ये अवार्ड जो है वो दोस्तों स्थापित किए गए थे 1973 में। इसमें 50,000 की राशि दी जाती है, एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। टीसीएस दूसरी इंडियन कंपनी ऐसी बन चुकी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 बिलियन की हो चुकी है। पहली कंपनी इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो कि $200 बिलियन को क्या कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है। और अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में देखोगे तो एक असेंचर का नाम आता है जो $218 बिलियन पे पहुंच चुकी है। और टीसीएस जो है वो 50 साल कंप्लीट कर चुकी है। 2004 में टीसीएस को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट किया गया था। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट किया गया था 2010 में ये $50 बिलियन कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बन गई। फिर 2018 में 4 साल लग गए इसको डबल होते हुए $100 बिलियन की बन गई। फिर 2 साल के अंदर ही ये $150 बिलियन की बन गई। अब 1 साल के अंदर ही जो है वो ये 2021 के अंदर $200 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 16 सितंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। मर्चेंट बैंकिंग जो है वो जो है इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है, मतलब फाइनेंस जो है वो किसको प्रोवाइड करती है? तो आपने पहले सबसे पहले यही याद रखना है कि ये मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है। मर्चेंट बैंकिंग एक तरह से, मर्चेंट बैंक या बैंकिंग कह सकते हो, एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि कैपिटल प्रोवाइड करती है कंपनीज को, कैपिटल प्रोवाइड करती है कंपनीज को, लेकिन वो पैसे की फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करती, मतलब लोन की फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करती, शेयर्स की फॉर्म में प्रोवाइड करती है। और ये बैंक जो है वो मोस्टली आप कह सकते हो इंटरनेशनल फाइनेंस में डील करते हैं, जिसमें लोन की जगह शेयर्स दिए जाते हैं कंपनीज को। और मर्चेंट बैंकिंग जो है वो रेगुलर बैंकिंग सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज होगा, क्योंकि उनको जो है वो अलग अलग तरह के शेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल एटीएम्स इन इंडिया? सब एटीएम्स को जोड़ने वाली एजेंसी का नाम क्या है? क्या वो आईबीए है, क्या वो एनएसडीएल है, क्या वो एनपीसीआई है, या फिर वो आरबीआई है? तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। लेकिन यार वीडियो को लाइक शेयर बहुत ज़्यादा करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपकी जो वीडियोस पेंडिंग है वो जल्दी अपलोड हो जाएंगी, लेकिन जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल बटन को प्रेस कर दें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहो, और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है एप्लीकेशन का, वहां से बाय करें और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर इस कोड का यूज़ करेंगे। और दोस्तों, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना, इसी तरह से स्माइल करते रहें। इससे एक फ़ायदा होगा कि आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और आप हमेशा खुश रहोगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।